जी स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास टॉपिक है डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस भी कहते हैं और इसका दूसरा नाम केल्विन साइकिल है। दैट वाज नेम्ड बेस्ड अपॉन अ साइंटिस्ट के नेम पे रखा गया है जिसका नाम था केल्विन मेल्विन केल्विन, उसके नाम पे। इसमें होता क्या है, दैट्स अकर इन कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन का मतलब ये है कि इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसको हम फिक्स करते हैं ऑर्गेनिक फॉर्म में। यानी कि ये इनऑर्गेनिक होती है, पहले हम इसको ऑर्गेनिक बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स में फिक्स करते हैं, फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस आप जानते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं, गेन ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गेन ऑफ प्रोटॉन करेगी तो इसी दौरान ये HCO मतलब के हाइड्रोकार्बन्स बन जाएंगी, और वो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो यहाँ पे हमारे पास शुगर है। और ये शुगर हम यहाँ पे ओवरऑल ले रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करना, और इसमें हम ग्लूकोज की भी बात कर सकते हैं, हम इसमें ट्रायोज की भी बात कर सकते हैं, सुक्रोज की भी बात कर सकते हैं, बाकी भी। लेकिन यहाँ पे हम सिंपली कार्बोहाइड्रेट्स लिखें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी बात यह है कि दैट विल अकर इन स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर होता है, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में होता है। स्ट्रोमा एक सॉल्यूशन सा है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, तो ये उसके अंदर ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। दूसरा रिएक्शन जो है डू नॉट रिक्वायर डायरेक्टली लाइट। ये डायरेक्टली लाइट जो होती है इसको रिक्वायर्ड नहीं होती, इसलिए हम इसे डार्क रिएक्शंस कहते हैं या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस है। ये रिएक्शंस जो होती हैं ये जो अब आप जानते हैं कि ATP इसमें एसिमिलेटिंग पावर होती है और NADPH इसमें रिड्यूसिंग पावर होती है। अब ये जब तक ये दोनों अवेलेबल हैं डार्क रिएक्शंस होता रहेगा, और जब ये नहीं है तो डार्क रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। इसका मतलब चाहे लाइट है नहीं है, अगर ये मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं तो डार्क रिएक्शन प्रोसीड होता रहेगा, अगर ये मॉलिक्यूल्स अवेलेबल नहीं हैं तो डार्क रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इन डार्क रिएक्शंस को एक समराइज्ड एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखें तो हम बताते हैं कि 3 कार्बन डाइऑक्साइड हैं, 6 NADPH है, 9 ATP हैं, और ये मिलकर एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो बनाते हैं। और इसी के अंदर हम कहते हैं जब ये प्रोड्यूस होता है तो 6 NADP पॉजिटिव, 9 ADP, 9 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 3 जो है वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसमें सिंथेसाइज होते हैं। दैट दैट इज़ ओवरऑल हमने ये इसकी इक्वेशन को देखा है कि इसमें इतने मॉलिक्यूल्स इस तरह से सिंथेसाइज होते हैं। दैट वाज डिस्कवर्ड बाय मेल्विन केल्विन। एक साइंटिस्ट है मेल्विन केल्विन जिसने इसको डिस्कवर किया, और इसके कोलीग भी इसके साथ काम कर रहे थे इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो उस कैलिफोर्निया में ये काम हो रहा था वहाँ पे। तो ये इक्वेशन हम इस तरह से देख रहे हैं कि इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रही हैं और एक 3 कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रही हैं और एक ट्रायोज प्रोड्यूस हो रहा है। अब that was discovered by a scientist whose name was the Melvin Calvin and his colleagues in University of California, and he rewarded as the Nobel Prize in 1961। 1961 में इसको as a Nobel Prize से नवाजा गया। ठीक है, अब ये साइक्लिक सीरीज़ है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम अगर हम इसको प्रॉपरली डिफ़ाइन करें तो हम इस तरह से इसको डिफ़ाइन करेंगे। यानी कि ओवरऑल इसकी डेफिनेशन प्रॉपर जो है वो हम कहते हैं कि ये एक साइक्लिक सीरीज़ है रिएक्शंस की, जिसमें मुख्तलिफ एंजाइम्स हर स्टेप पे काम करते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है फिक्स की जाती है, फिर उसको रिड्यूस किया जाता है और रिजल्टिंग हमारे पास शुगर सिंथेसाइज होती है। ये डार्क रिएक्शंस के दरमियान में होता है फोटोसिंथेसिस, और इसको हम केल्विन साइकिल या हम इसे C3 साइकिल, डार्क रिएक्शंस, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस के नाम से मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें 3 स्टेप्स हैं। केल्विन साइकिल वैसे तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन इसमें हम 3 स्टेप्स हम इजीली अपने अंडरस्टैंड करने के लिए देख लेते हैं। फेजेस कह सकते हैं इसके। ठीक है, ये हमारे पास 3 फेजेस मौजूद हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका नाम है रिबुलोज बिसफॉस्फेट। रिबुलोज बिसफॉस्फेट। नाउ अब हम इसको एक ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ग्राफ की फॉर्म में कैसे ये प्रोसीड होता है। अब देखिए, ये हमारे पास केल्विन साइकिल था। केल्विन साइकिल में ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में दोनों रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस भी डार्क रिएक्शंस भी।
लाइट रिएक्शंस आप जानते हैं, थैलेकार्ड होता है जिसमें वाटर एंटर होता है और ऑक्सीजन जो होती है वो रिलीज़ होती है। ये केल्विन साइकिल है या डार्क रिएक्शन भी हम इसे कह सकते हैं, डार्क रिएक्शंस या केल्विन साइकिल। इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होती है, शुगर प्रोड्यूस होती है। इस साइकिल को हम, जो केल्विन साइकिल है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। इसमें इनपुट ज़रा ज़हन में रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें एक ही कार्बन है और 3 कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं वो एंटर होती हैं 1 बाई 1। ये बेसिकली 3 टाइम्स होते हैं वो रन कर रहा होता है। चूँकि हम यहाँ पे ओवरऑल पढ़ रहे हैं तो हम इसे 3 को ही लेके चलेंगे एक ही में। इसके मैंने बताया 3 स्टेप्स हैं, कार्बन फिक्सेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। ये 3 स्टेप्स इसके मौजूद होते हैं। इन तीनों में सबसे पहला है कार्बन फिक्सेशन। कार्बन फिक्सेशन हमने कहा कि ये इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड थी। इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेंगे, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर इसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसका नाम है रिबुलोज बिसफॉस्फेट। इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन हैं। बिसफॉस्फेट, बिस का मतलब 2, इसमें एक ये फॉस्फेट है कार्बन नंबर 1 पर और एक ये कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट है। इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर 3 मॉलिक्यूल्स। कार्बन डाइऑक्साइड के भी 3 मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये फ्यूज़ हो गए, मिलेंगे इसमें, तो यहाँ पे एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। यानी कि यहाँ पे एक हमारे पास 6 कार्बन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है। ये 6 कार्बन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल जो होता है ये टोटली अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब ये प्रॉपरली स्टेबल नहीं होता, ये फौरी ब्रोकन डाउन हो जाता है। जैसे ये ब्रोकन डाउन होता है तो दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल। ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस 3 कार्बन मॉलिक्यूल का नाम है 3 फास्फोग्लिसरेट। इसको हम कहते हैं 3 फास्फोग्लिसरेट। इसे हम 3PGA भी कहते हैं, 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड। ये 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल्स थे 6 कार्बन के, यहाँ पे जो बने थे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ 6 कार्बन। ठीक है, अब ये टूटेंगे तो यहाँ से 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, 3 इंटू 2 6। अब ये जो 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किए हुए हैं। मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसमें फिक्स हुए। अब यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स हमारे पास ये बन गए। इस स्टेप को हमने कार्बन फिक्सेशन का नाम दिया। इसमें एक एंजाइम है जिसका नाम है रूबिस्को। रूबिस्को भी हम इसे कहते हैं। रूबिस्को रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज इसका नाम है। रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये जो रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज है, कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रोटीन है जो इस अर्थ पे भी मौजूद होती हैं और ये प्लांट्स में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इस एंजाइम का नाम है रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। रिबुलोज बिसफॉस्फेट carboxylase. Carboxylase mean to say that will fix carbon dioxide, so it's named as carboxylase. So इसलिए हम इसे carboxylase के नाम से मेंशन करते हैं। ठीक है, सर आपने प्रोटीन है ये सबसे ज्यादा पाने में जाने वाली? यस दैट इज एन प्रोटीन। एंजाइम जितने भी होते हैं वो सारे के सारे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, सारे के सारे प्रोटीन्स ऑलमोस्ट। अब ये प्रोटीन है जो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है सबसे ज़्यादा, और प्रोबेबली हो सकता है कि पूरी दुनिया में अर्थ पे सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ये प्रोटीन है रूबिस्को। जबकि रिबुलोज बिसफॉस्फेट इज एन शुगर कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब 1,3 बिसफॉस्फो जो हमारे पास बन गया 3 फास्फोग्लिसरेट, इससे नेक्स्ट फेज स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है रिडक्शन फेज। रिडक्शन, अब रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में हम बात करते हैं दैट इज़ बेसिकली 3 फास्फोग्लिसरेट, एक ATP इसमें ऐड होता है एक मॉलिक्यूल में और ये बन जाता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। यानी कि पहले उसमें एक फॉस्फेट है, अब एक और फॉस्फेट अटैच हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक और फॉस्फेट 3 पर भी अटैच, 1 पर भी अटैच हो गया। सो इसलिए हम इसे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट के नाम से मेंशन कर लेते हैं। यानी कि पहले एक फॉस्फेट था, अब एक और ऐड हो गया, अब ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन गया।
ये 6 का मॉलिक्यूल थे तो 6 एटीपी ऐड होंगे, 6 एडीपी जनरेट होंगे, तो 6 मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें 1 2 3 1 पे भी फॉस्फेट है, 3 पे भी फॉस्फेट है, इसलिए हम इसने 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का नाम दिया। अब ये रिड्यूस होगा, रिड्यूस का मतलब गेन ऑफ हाइड्रोजन, जबकि ये क्या करेंगे, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। जब ये गेन ऑफ हाइड्रोजन करेगा दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लिस्ड एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। बेसिकली ये 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस हो जाते हैं G3P में, ग्लिस्ड एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। अब इसमें ये जो इनऑर्गेनिक थे वो निकल जाएंगे, 6 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 6 NADPH ऐड होंगे और 6 NADP पॉजिटिव निकलेंगे यहाँ से, और ये स्टेप जो है ये रिडक्शन कहलाएगा। अब ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ G3P बन गए हैं। अब बेसिकली जो हमारे पास होता है ना, ये रिएक्शन होता है केल्विन साइकिल। इस केल्विन साइकिल की जो एंड प्रोडक्ट है वो हमारे पास आउटपुट जो है वो एक ट्रायोज शुगर है, दैट इज़ एन ट्रायोज शुगर। ट्रायोज आप जानते हैं जिसमें 3 कार्बन होते हैं, ये 1 2 3 कार्बन, और ये एक मॉलिक्यूल यहाँ से शंटेड आउट होगा, यानी कि हर साइकिल में से 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होते हैं और एक हमारे पास ट्रायोज का मॉलिक्यूल निकलेगा। अब ये एक ट्रायोज है, 2 होंगे तो ग्लूकोज बन जाएगा, और इसी से हम बाकी जितने भी अदर कंपाउंड्स हैं वो बना लेंगे। तो मतलब एक दफ़ा साइकिल रन होगा, 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होंगे और एक ट्रायोज निकलेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो ट्रायोज निकल गया यहाँ पे, तो बाकी जो हमारे पास रह जाएंगे वो कितने रह जाएंगे, 5G3P रह जाएंगे, ग्लिस्ड एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रह जाएंगे। इन्हीं से हमने वापस बनाना है, रीजनरेट करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करेगा दोबारा। अब ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 3 कार्बन हैं, अब 3 मॉलिक्यूल हैं, इसमें 5 कार्बन हैं, तो ये रीअरेंजमेंट होती है। इसमें क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है। ये रीअरेंजमेंट जैसे ही होगी तो ये 3 मॉलिक्यूल्स बने हैं जिसमें 5 कार्बन्स हैं। अब इसी में एक और ATP ऐड होगा एक मॉलिक्यूल में, तो ये पहले एक फॉस्फेट है, फिर यहाँ पे भी अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा रिबुलोस बिसफॉस्फेट, और ये रिबुलोस बिसफॉस्फेट अगेन इस साइकिल को रन करने में इन्वॉल्व होगा। तो ये ओवरऑल साइकिल में देखें तो हमारे पास 3 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट है, और अगर हम देखें तो हमारे पास एक ट्रायोज जो है वो क्या है, आउटपुट है। ये ट्रायोज वो मॉलिक्यूल है, जब हम जानते हैं ना, जब हम बात करते हैं कि एक रेस्पिरेशन होती है, रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो होता है पहले ब्रेक डाउन होता है, 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम कहते हैं G3P ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ग्लूकोज जब ग्लाइकोलाइसिस में, यानी कि जब ग्लूकोज की ब्रेक डाउन होती है सेलुलर रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलाइसिस में, उस वक्त एक ग्लूकोज 2 G3P में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वही G3P यहाँ पे एक आउटपुट के तौर पे यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, ठीक है। तो इफ़ यू हैव राइट नाउ एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क टू मी, प्लीज़